नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट की, बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट की, बात करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की, बात करेंगे 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक का एनसीईआरटी बुक का संपूर्ण निचोड़ रहने वाला है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? इस 16 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, आज करने वाले हैं 15 प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई, जिसका आई बटन भी यहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और इसके बाद आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम से सीधा सेंटर से रिव्यू करेंगे और आज हिंदी का पेपर है तो उसका रिव्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट का जो रिव्यू है उसका भी कोशिश करेंगे। तो एग्ज़ाम सेंटर में आपको 11:30 से 12:30 बजे जो है हमारी लाइव होगा, तो ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन करना है। अगला प्रश्न है, सभी आत्माओं का दिन एक का त्यौहार है। बौद्धों का, जैनियों का, ईसाइयों का या मुस्लिमों का त्यौहार हो जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सभी आत्माओं का एक दिन का एक त्यौहार है, वह हो जाता है किसका? ईसाइयों का हो जाता है, क्योंकि इसे वफादार मृतक की याद और स्मरणोत्सव का दिन भी कहा जाता है। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है। देखिए, वेद त्रयी का जो भाग होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद होता है, अथर्ववेद आपका नहीं होता। ठीक है, अथर्ववेद जो है वेद त्रयी का भाग नहीं कहलाता है। इसके बाद देखेंगे तीसरा प्रश्न की तरफ चलेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 1 से 1% जो फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी, देवनागरी, संस्कृत या गुरुमुखी की बात कर रहे हैं। तो अशोक के शिलालेखों में, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? ब्राह्मी लिपि की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अशोक के अधिकांश शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते हुए इसे किस भाषा में लिखा गया है? तो मगध भाषा में जो है लिखा गया है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि किस वंश के शासनकाल के दौरान महान चीन की दीवार का निर्माण किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं जो चीन की दीवार है वह आपके महान चीन की दीवार का निर्माण सम्राट किन्सी हुआंग, किसका किया गया था? किन्सी हुआंग के शासनकाल के दौरान हुआ था। और किन्सी हुआंग को ही चिन के नाम से या चिन के वंश का संस्थापक माना जाता था। तो चिन वंश का संस्थापक था जिसका नाम था सी हुआंग। क्या नाम था? नाम भी लिख देते हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको याद आएगा, सी हुआंग। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है जो स्क्रीन पर आपके ऑलरेडी आ चुका है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन की जब भी बात की जाती है तो मिट्टी के बर्तनों का नाम अवश्य आ जाता है। आप सभी लोग जानते हैं यह मिट्टी के बर्तन काली चूड़ी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और यह एक औद्योगिक स्थल है जिसमें जूते, जो खेत जूते हुए खेत होते हैं उनमें निशान किए हुए ही प्रमाण मिले हैं सिंधु घाटी में। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगला, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला था? 1908, 46, 10, 1974। सन वाले देखिए ज़्यादातर हिस्ट्री के बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं कि इतने सन है कि याद करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर बार बार जब हम पढ़ते हैं तब कहीं दिमाग, हमारा माइंड इन सारे ऑप्शंस को एब्जर्व कर पाता है। तो शिवाजी को जो है किस वर्ष जो है छत्रपति का ताज मिला? तो जब भी छत्रपति ताज की बात की जाती है 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि जो है ग्रहण की थी, 1674। अगला प्रश्न दिया गया है कि बाजीराव प्रथम, जिसका शासनकाल 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक था, किस वंश का शासक था? देखिए, बाजीराव प्रथम की बात की जाती है तो वह दोस्तों आपके पेशवा, जब भी बाजीराव का नाम आएगा पेशवा राजवंश का जरूर आता है और उसे लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता था। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, किनको कहा जाता था? धार्मिक मामलों के जो मंत्री थे, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री या न्याय मंत्री,
तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो मुख्यमंत्री को जो है पेशवा कहा जाता था। और शिवाजी के शासन का वास्तविक जो संचालन था, अष्टप्रधान नाम क्या था? अष्टप्रधान नाम के 8 मंत्री करते थे, जिनमें से पेशवा एक हुआ करता था। ये जो अष्टप्रधान प्रधान हुआ करते थे, यह राजा की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को देखभाल किया करते थे। कुछ प्रमुख पेशवा भी रहे, जैसे बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या बाजीराव मस्तानी के नाम से भी जाना जाता है, और बालाजी बाजीराव। ठीक है, ये तो 3 आपके पेशवा के कुल के थे, वंशज थे। अगला है गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था, किसने किया था? गुरिल्ला युद्ध, जो हमने 3000 MCQs की PDF सभी को दे रहे हैं, उसमें यह आपका प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरिल्ला की युद्ध की अवधारणा को लागू किया था, किसने लागू किया था? तो शिवाजी ने ही लागू किया था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, और भी इंटरेस्टेड हो जाता है कि वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पैगम्बर मोहम्मद सावत की दाढ़ी या बाल को सुरक्षित रखा गया? अब आप सोच सकते हैं, बाल एक ऐसी चीज़ है जिनका डेथ नहीं होता है, किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तब भी आप देखेंगे 2-4 दिनों तक बालों में वृद्धि होती रहती है। तो वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पैगम्बर मोहम्मद सावत की दाढ़ी और उनके बाल को सुरक्षित रखा गया है? वह मस्जिद का नाम कौन सा है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक चिरोपरि है, शुरमान है। जयसवाल सर अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो राइट ऑप्शन आ चुका है, वह दोस्तों है श्रीनगर। जी हाँ दोस्तों, हजरत बल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर के डल झील के किनारे स्थित है, एक प्रसिद्ध दारगाह है। कौन सा दारगाह है? हजरत बल, ध्यान रखिएगा। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 1906 में स्वराज शब्द का प्रथम शब्द प्रयोग करने वाला मोतीलाल, बीजी तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला जो प्रथम भारतीय था, वह आपका कहलाया जाता है दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न हम कर चुके हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी, किस स्थान पर थी? जब हम क्लास कर रहे थे, ये भी प्रश्न हम कर चुके हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित किस स्थान? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों श्रीरंगपट्टनम। देखिए, टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था, लेकिन मैसूर की जो राजधानी हुआ करती थी वह हुआ करता था श्रीरंगपट्टनम। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, नमक सत्याग्रह एवं दांडी पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो जब नमक सत्याग्रह हुआ और दांडी यात्रा हुई, इस पर सरकार की जो तत्कालिक प्रक्रिया थी, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ने नमक सत्याग्रह की खिल्ली उड़ाई और कहा था, क्या एक सम्राट को कोतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? तो इसी प्रकार से समाचार पत्र स्टेटमेंट में व्यंग से कहा। तो गांधी महोदय जी ने समुद्री जल को तब उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियल स्टेज नहीं मिल जाता। अर्थात अंग्रेज सरकार ने भी शुरू में इसे गंभीरता से नहीं लिया था। जब महात्मा गांधी ने कहा, तब जाके कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा की कि उनका मंशा जो है भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा ये घोषणा की थी, ये मंशा की थी कि भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने का? किसके द्वारा की गई थी? तो अगस्त घोषणा 1917 के द्वारा। 20 अगस्त 1917 को दी गई घोषणा किसके द्वारा? भारत सचिव मॉन्टेग के द्वारा। इन्होंने कहा कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वशासी प्रशासन संस्था जो है धीरे धीरे विकास करता जाए। तो अगस्त 1917 में घोषणा थी, तब भारतवासियों की कुछ आंखें खुली थी।
कि ये तो बस घर में घुस गया, घर में घुसकर शासन करने जा रहा है। अगला है, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था? तो अंग्रेज जब पहली बार जो है व्यापार के रूप में आए थे भारत, और उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, और कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या था नाम? था ईस्ट इंडिया कंपनी, सभी लोग जानते हैं। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों का प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश किसने पारित किया था? जहांगीर ने, औरंगजेब, सिराजुद्दौला या फर्रुख खासिर की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिटों का प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश जो है किसने पारित किया था? वह आदेश फर्रुख सियर ने पारित किया था। और कब पारित किया था? 1717 ईस्वी में पारित किया था। अगला जो प्रश्न है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, वह सम्राट कौन सा है? आप सभी लोग जानते हैं, वह है सर थॉमस रो। जी हाँ दोस्तों, 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के पास भेजा था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान इनमें से किसका पुत्र था? तो जब भी टीपू सुल्तान की बात की जाती है तो हैदर अली का नाम आता है। टीपू सुल्तान का जन्म जो है कब हुआ था? 1750 में कर्नाटक में हुआ था। उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। उनके पिता हैदर अली तथा माता का नाम, तो पिता का था हैदर अली और माता का नाम था फातिमा। टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास जो है स्थापित किए? सभी बताइएगा, किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के जो है दूतावास जो है स्थापित किए हैं? वह आपके कहला जाते हैं टीपू सुल्तान इज द राइट आंसर। सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चॉर्नॉक ने की थी? 1690 में जिस भारतीय नगर की खोज जॉब चॉर्नॉक ने की थी, वह भारतीय नगर आपका कौन सा है? आप सभी लोग जान चुके हैं, कोलकाता की बात करें। 1690 की बात है दोस्तों, जॉब चार्नक ने कोलकाता नगर की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, सभी बताइए। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में वही क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो दोनों चीजें को समझना है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जून के महीने में मानसून का फटना, वर्षा क्या होता है? कहते हैं ना, मानसून फट गया, बादल फट गया, नाम ने सुना होगा बादल फटना, उसी को ही मानसून का फटना, वर्षा जो लाता है, वह आपका कहला जाता है। केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में आता है। अगला जो प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा जो है अंतरण होता है? तो ऊर्जांतरण किसमें होता है? आप सभी लोग जानते हैं, हम बात करेंगे एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा कहलाता है? बायोम, जलमंडल, जीवमंडल या स्थल मंडल? तो सभी में देखेंगे तीनों में मंडल दिया गया है, लेकिन एक आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। ठीक है, तो जब पारिस्थितिक रूप में समस्त पादपों या प्राणियों का सम्मिलित रूप में अध्ययन किया जाता है, उसे ही बायोम या जीवोम कहते हैं। बायोम की जगह अगर जियोम आए तब भी आपको समझ लीजिएगा, हमारा आंसर वही है, बायोम और जियोम। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ की जब भी बात की जाती है तो नाम आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसे 1981 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? देखिए, वह पर्वत श्रृंखला जो आपकी यूरोप और एशिया को अलग कर देती है, वह पर्वत श्रृंखला आपकी यूराल पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। यूराल पर्वत पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर तक ये विस्तृत है, और यह भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग कर देती है।
और इसमें प्रमुख नदी कौन सी है आपकी? कामा कैस्पियन सागर में अपना जल जो है विसर्जित करती है, कामा जो नदी है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग कर देती है? ये हम प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। यूराल पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हिमालय में 3600 मीटर के ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है और उस वनस्पति का नाम है अल्पाइन घास, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का आ चुका है। विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति की बात की जाती है तो यहाँ पे अल्पाइन घास स्थल की बात की जाती है। देखिए हिमालय में जो है 3600 मीटर से ऊपर पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, अल्पाइन घास स्थल को कहते हैं। और यहाँ के महत्वपूर्ण वृक्ष आपके कौन से हैं? एक कहलाता है फर और एक कहलाता है पाइन और दूसरा कहलाता है सिल्वर। ये हमारे कौन से कहलाते हैं? विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? श्रीनगर और कन्याकुमारी, मुंबई और चेन्नई, अमृतसर और कोलकाता, हैदराबाद और भोपाल। इन शहरों में से उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जो जुड़े हुए होते हैं वो हमारे कहलाते हैं श्रीनगर और कन्याकुमारी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? भारत में निजाम सागर में, शिव समुद्रम में, मैत्तूर में या रामागुंडम की बात करते हैं तो भारत में जिस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र जो है लगाया गया था वह हमारा कहला जाता है शिव समुद्रम। जहाँ कहाँ पर शिव समुद्रम है? ये कर्नाटक पर स्थित है और इसे जो है 1902 में जो है स्थापित किया गया था। और ये भारत की किस नदी पर स्थित है? भारत के दोस्तों ये कावेरी नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो कच्चा पदार्थ हमारा सभी लोग जानते हैं वह कहलाता है कोयला। वर्तमान में देखा जाए भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? कोयला है। और भारत के कुल विद्युत उत्पादन में 60% का उत्पादन जो है किससे होता है? कोयले से ही प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि भारत में निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना हुआ है? देखिए जब भी चाबहार बंदरगाह की बात की जाएगी एक ही नाम आएगा, वह होगा ईरान। जी हाँ दोस्तों, ईरान के कहाँ पर है? बलूचिस्तान में विकसित किया जा रहा है इसे, ईरान के बलूचिस्तान में विकसित किया जा रहा है। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा कहलाता है? मुंबई, कोलकाता, तूतीकोरिन या कोच्चि की बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की बात की जाती है तो एक ही नाम आता है, वह मुंबई। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? केवल कोयला, कोयला और प्राकृतिक गैस, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत जो है पैदा की जाती है वह हमारा कहला जाता है कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला है कोडाबा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में जो है स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो आपका जो कोवड्डा न्यूक्लियर पार्क परियोजना है यह किस राज्य से संबंधित हो जाती है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हो जाती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि आप लोगों की स्क्रीन पर है, प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? देखिए किसी प्रश्न में 7 से 8 नंबर आएंगे, किसके? आपके बायोस्फीयर से आ जाएंगे, राष्ट्रीय मंडल से आ जाएंगे, ठीक है, इनसे प्रश्न आ जाएंगे, जैव मंडल से प्रश्न आ जाएंगे, जियोग्राफी से किसी पेपर में ज़्यादा आएगा, किसी प्रश्न में हिस्ट्री से ज़्यादा आएगा, किसी प्रश्न में आपके, ठीक है, इतिहास, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है। किसी टॉपिक का कोई बराबर टॉपिक नहीं रहेगा, किसी टॉपिक में कोई प्रश्न ज़्यादा आएगा, किसी टॉपिक से नहीं आएगा, ये भी हो सकता है, इसलिए सभी टॉपिक को कवर करना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, तो बायोस्फीयर सुरक्षित जीव मंडल जो कहलाते हैं हमारा मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरबन, लेकिन काजीरंगा नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि भारत सरकार ने टोटल 18 संरक्षित जैव मंडल की स्थापना की है और इन संरक्षित जैव मंडल में आता है आपके मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरबन, ठीक है। और क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में अभी शामिल नहीं किया गया है, इसलिए काजीरंगा इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
एफडीआई का पूरा नाम क्या होता है? आपने सुना होगा एफडीआई, आपने नाम तो सुना है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है? एफडीआई का पूरा नाम होता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। क्या होता है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है, जिसे कंपनी द्वारा दूसरे देश के स्वामित्व के बदले खर्च की गई पूंजी को कहा जाता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, कि हमने विदेश में इतना निवेश किया। उपभोक्ता उस बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जहां पर, देखिए कोई भी उपभोक्ता होगा वह उस बिंदु को या उस ऑप्शन को अधिकतम संतुष्ट प्राप्त करेगा जो सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य हो। सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता द्वारा एक और अधिक वस्तु के उपभोग पर प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि से कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह संघ कर से संबंधित है? देखिए संघ और राज्य दोनों चीजें समझ लीजिएगा। संघ कर से जो संबंधित हो जाता है वह आपका उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर हो जाता है। यानी केंद्र सरकार द्वारा जो लगाया जाता है सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय विक्रय पर और पूंजी लाभ पर, भू संपत्ति, ब्याज कर, प्रतिभूति स्थानांतरण पर, बैंकिंग, नगद स्थानांतरण, ये सारी चीजों पर संघ या केंद्र की बात की जाती है। अगला जो प्रश्न दिया गया कि मुद्रास्फीति जनित मंदी परिस्थिति को संदर्भित करती है, वह किस परिस्थिति को संदर्भित करती है? तो मुद्रास्फीति जनित जो मंदी होती है वह दोस्तों समृद्धि की दर मूल्य वृद्धि से कम जो है संदर्भित करती है। क्या करती है? जो समृद्धि दर होती है वह मूल्य वृद्धि दर से कम करती है। अगला प्रश्न है, सरकार बंधपत्र को बेचने की प्रक्रिया बजट के अंतर्गत आती है। राजस्व प्राप्तियां, चालू व्यय, पूंजी लागत या पूंजी प्राप्तियों की बात करते हैं। तो सरकारी बंधपत्र को बेचने की प्रक्रिया किस बजट के अंतर्गत आती है? तो वह बजट आपको बताना है केवल, और वह आपका बजट हो जाता है दोस्तों पूंजी प्राप्तियां। पूंजी प्राप्तियां वह प्राप्तियां होती हैं जो कि सरकार की संपत्ति बढ़ाती या घटाती है, और इसमें बाजार, उधारी, छोटी बचत, सरकारी भविष्य निधि, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। अगला, भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है? देखिए भारत में अभी तक आंतरिक विद्रोह के कारण आंतरिक आपातकाल लागू किया गया है, बाह्य खतरे के कारण किया गया है, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण किया गया है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक जो है दोस्तों भारत में नहीं किया गया है, जैसे पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगला है, आपातकाल की किन परिस्थितियों में ऐसे कानून या कार्यवाही आदेश पारित किया जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19 के विरुद्ध हो? जी हाँ दोस्तों, आपातकाल की परिस्थितियों में ऐसे कानून या कार्यकारी आदेश पारित किया जा सकता है जो अनुच्छेद जो 19 है उसके विरुद्ध हो। और वह कौन सा हो जाता है? तो वह कहलाता है युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 19 के विरोध भी जाकर परिस्थिति के अकॉर्डिंग कानून और कार्रवाई आदेश पारित किया जा सकता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण ये पॉसिबल है। अगला, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत दिया गया है, और ये किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति निदेशक राज्य सरकार या संघ सरकार। तो आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत दिया गया है, और ये आपके किसके अंतर्गत आ जाता है? ये आपके राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन के अधीन है, किसके अधीन होता है? तो राज्यपाल द्वारा जो जारी अध्यादेश होता है वह किस अनुमोदन के अधीन होता है? तो वह दोस्तों राज्य विधानमंडल अनुमोदन के अधीन होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा फीडबैक कर दीजिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेता है, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनको हटाने में भी भाग लेता है। और वह कौन सा कहलाता है? तो जो इन दोनों को हटाने में भाग लेता है वही अब आपका लोकसभा कहलाता है। राष्ट्रपति को संसद के 2 सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य विधान सभा से निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों से सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत में सर्वोच्च उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, अगर 2/3 बहुमत है।
यानी कि 3 वोट में अगर 2 वोट उसके विपक्ष में जाते हैं तो, ठीक है, तो लोकसभा की बात करते हैं। अगला, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी कहलाती है? लोगों को कमेंट करना है और फीडबैक करना है। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो है समिति कौन सी कहला जाती है, और वह कहला जाती है प्राक्कलन समिति। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली जो संसदीय समिति कहला जाती है वह कौन सी कहला जाती है? वह लोक लेखा समिति कहला जाती है। अगला जो प्रश्न है, नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन सा प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें प्रतिबंध की अगर बात करते हैं तो वह दोस्तों संसद। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हुए? तो गुजरात के पास लोकसभा के लिए टोटल 26 सीटें हैं। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में निम्न में से कौन सा बजट जो है प्रस्तुत करता है? तो भारतीय संसद में जो है बजट जो है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अगला जो प्रश्न रहेगा मॉक क्वेश्चन रहेगा, तमिलनाडु में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 हैं, 26 है, 78 हैं, 18 है? सभी को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। आप सभी लोग जुड़े हैं शिक्षक भर्ती के नंबर 1 टीटी फैमिली से। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलूंगा लाइव क्लास के माध्यम से। आज रिव्यू करने जा रहे हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।